अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। DGI ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कल एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर सख्त लबो लहजे में तनकीद की थी और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर उन्हें जहनी मरीज, खुद पसंद, सिक्योरिटी रिस्क और एंटी स्टेट करार दिया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल भी देखने में आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि कल पेशावर में होने वाले जलसे में वजीर आला KP सोहेल आफरीदी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देंगे, जबकि दूसरी तरफ वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि DGI ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी भी बहुत मोहतात जबान इस्तेमाल की है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जो जमात जंग के दौरान भी फौज को तनकीद का निशाना बनाए और जिनकी जबान से शोधा तक महफूज ना हो, वो ये कैसे कह सकते हैं कि DGI ISPR को ये नहीं कहना चाहिए था, वो नहीं कहना चाहिए था। वजीर दिफा के अलावा वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे शो में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का ऐलान करते हुए यह भी कहा था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। मुलाकात होती है कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक। जेल मैनुअल में लिखा है कि सियासी बातचीत नहीं होगी, मुल्क के खिलाफ बातचीत नहीं होगी और कैदी की वेलबींग, लीगल मैटर्स डिस्कस होंगे। उस्मा खान ने वायलेशन की है और मुलाकात इनकी बंद है। कोई मुलाकात नहीं है, मुलाकात बंद है। और जिसने लॉ एंड ऑर्डर वहां क्रिएट करने की कोशिश की आउटसाइड द जेल, पर्चे होंगे, मुकदमात होंगे और कानून सख्ती के साथ निपटेगा। अब किसी इंतशारी, दहशतगर्द, इंतहा पसंद सोच रखने वाले से कोई बातचीत नहीं है। हाँ, इमरान खान के बगैर बात करनी है, पार्लियामेंट में जरूर बात करें, अपने रवैये पे माजरत करें और आके कहें कि जी हमें शर्मिंदगी है कि हमारा लीडर जो है वो इतने गंदे बयान देता है और मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। फिर गौर किया जा सकता है। वजीर इत्तलात के अलावा एस्टैब्लिशमेंट से करीब समझे जाने वाले सियासतदान सेनेटर फैसल वावडा ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मजीद सख्तियों का इशारा दे दिया है और यह कहा है कि पार्टी पर पाबंदी, गवर्नर राज, यूट्यूबर्स के खिलाफ एक्शन समेत मुख्तलिफ सख्तियों का आगाज पीर के रोज से होने जा रहा है। मैंने आपको बहुत अरसे से तसलसल से मैं आपको बता रहा था कि लिस्ट दी थी, बैन, गवर्नर राज, वीलॉगर्स नेशनल इंटरनेशनली, फॉरेन फंडिंग, 9 मई, उसके भगोड़े जो बिलों में छुपे हुए और उनका मंतकी अंजाम तक जाना, उस सब लिस्ट को आप अपने पास रख लें और मंडे से उस पर टिक लगाना शुरू कर दें। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। लितर छितर डंडा परेड शुरू है। मंडे ऑनवर्ड वो आइंदा आने वाले दिनों में तसलसल से चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिनों में मजीद सख्तियों की बात कर रही है। मामलात क्या रुख इख्तियार करने जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार, मंसूर अली खान और रऊफ़ क्लासरा। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ़ साहब और मंसूर साहब, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। कल बहुत ही गैर मामूली और सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGI ISPR की, जिसमें उन्होंने नाम लिए बगैर इमरान खान को जहनी मरीज, खुद पसंद, सिक्योरिटी रिस्क, एंटी स्टेट ये सब करार दिया और बार बार उन्होंने कहा कि इमरान खान क्योंकि बयानियां बनाते तो उसके लिए काउंटर बयानियां बनाने की जरूरत है, क्योंकि अभी इमरान खान अकेले नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज़ को टेकअप कर रहा है। आपके ख्याल में क्या इम्पैक्ट गया है कल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का और क्या आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिसी रिव्यू करेगी इसके बाद? जी बहुत शुक्रिया। ये बड़े मेरे ख्याल अहम सवाल है और कल से इस पर डिबेट हो रही। मेरा अपना एक व्यू है, मैं ये समझता हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं थी और इसको करना भी नहीं चाहिए था। और स्पेशली अगर आप ये देखें कि एक पूरे हफ्ते से यहाँ तहरीक इंसाफ जो अंडर फायर थी, स्पेशली जो इमरान खान साहब के ट्वीट्स आने के बाद, या इवन जो इंडियन चैनल्स पे इंटरव्यू उनकी बहनों पे है, या उसके बाद हमने देखा स्काई पे जो उनके इंटरव्यूज़ के, उनके अपनी पार्टी के बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को पसंद नहीं कर रहे थे कि इस तरह की बात जो है जी उन पर तनकीद हो रही, उनके अपनी पार्टी के लोग कर रहे थे। इवन उनके ट्विटर के सोशल मीडिया जो उनके हामी हैं वो भी इस ये बात को नहीं पसंद कर रहे थे कि इंडिया के साथ स्टिल यू आर इन अ स्टेट ऑफ वार और वहाँ पर बैठ के पाकिस्तान की पॉलिटिक्स या जो भी है अपने आर्मी चीफ के हवाले से चीज़ें जो आप करें। आपने यकदम आके ये बातें कहे कि और जिस टोन और टेनर और जिस एग्रेशन के साथ की गई हैं, आपने सारी टेबल जो है अपने ऊपर टर्न की हैं। अब आप उसको देख लें, कल से जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो वो सारे लोग जो उस वक्त ये तहरीक इंसाफ पे बात कर रहे थे, उनकी पॉलिसीज़ पे, उनकी मतलब वो उनकी अपनी उसमें इंटरनल पॉलिटिक्स पे कि खान साहब ने 6-7 जो लोग थे उनको गद्दार डिक्लेयर किया हुआ था। उनकी अपनी पार्टी के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस आया हुआ था। उनकी पार्टी मीर सादिक कह दिया, जाफर कह दिया, उनकी अपनी पार्टी एक उसमें टर्माइल में थी। एंड इन द मिडल ऑफ द शो अब आपने जो आके जिस तरह की बातें की हैं, गुफ्तगू की है, मान लिया आपकी 100% बातें
ठीक होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है, आपके पास और बड़े फोरम होते हैं। ये काम डिफेंस मिनिस्टर का था, आज किया ना डिफेंस मिनिस्टर का बयान है, या ताउल तारड़ साहब का, वो भी अगेन वो वजीर हैं, वो भी तनख्वाह लेते हैं। ये आपके पास या वजीर दाखिला हैं, आपके पास और बहुत सारे फोरम्स हैं, पार्लियामेंट में है, कैबिनेट में। वजीर आज़म को खुद बात करनी चाहिए। भी एक साबिक वजीर आज़म ने बातें की हैं, तो फिर उसको शहबाज शरीफ साहब भी तो किसी काम के लिए मौजूद हैं, वो करें। क्लासा साहब, अगर ये इमरान खान की ट्वीट तक महदूद होता तो शायद ये बात होती, लेकिन कल जैसे पूरा उन्होंने खाका खींचा कि क्योंकि इंडियन मीडिया ने भी पिक किया, अफगानी मीडिया इसको पिक कर रहा है, इंटरनेशनल वॉइसेस बड़े बात कर रही थी, तो जब ये सब कुछ होने लगता है तो फिर आपके ख्याल में इसको इशू को एड्रेस करना जरूरी नहीं था? मेरा ये ख्याल है कि इन्हें इस वक्त ये चीज़ें कर, इमरान खान साहब को लूज़ करने के लिए कुछ नहीं, ये जहन में रखना। ऑलरेडी इज इन जेल, उनकी पार्टी जेल में है, लोग जेल में है, पार्टी तोड़ फोड़ का शिकार है, निशान ले लिया, सीटें ले, सब कुछ ले लिया है, उनके पास लूज़ करने के लिए कुछ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका मतलब 100% बातें ठीक होंगी, लेकिन जब इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है किसी को रिस्पॉन्ड करेगा, तो वो बंदा जो है वो ज्यादा पावरफुल भी फील होगा, वो पार्टी को फील होगी। वन मैन आर्मी को उसको समझा जाएगा कि अकेला आदमी है जो जनाब टक्कर गया है, जो टक्कर दे रहा है, या इतनी तकलीफ दे रहा है कि पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन जो इट हैज टू कम। आप कह रहे हैं कि उनके पास लूज करने के लिए मजीद कुछ नहीं, लेकिन इस पे आज कुछ लोगों ने कहा है कि मजीद सख्तियां होंगी। मैं बाद में जाके बात करूंगा, पड़ने वाला मेरा उस पे करते हैं बात, सख्ती क्या हो सकती है, चलिए उस पे बात करते हैं। लेकिन आपको लगता है, क्योंकि कल ये कहा गया ना ये हम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि हुकूमत इतना इफेक्टिवली एक काउंटर बयानिया नहीं बना पा रही थी, इसलिए कल इसकी जरूरत हुई? मेरे ख्याल में 3-4 चीज़ें हैं मैंने जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कम मैंने जो अखज़ किए हैं। एक तो सबसे पहली बात ये कि इदारा जो है वो इस बात को फील करता है कि इनफ इज़ इनफ, हमने बहुत बर्दाश्त किया है। और रोज़ाना ट्वीट्स वगैरह के अंदर जो है फील्ड मार्शल सॉरी उनका नाम जो है लिया जाता है, उनके ऊपर तनकीद की जाती है। उन्होंने ख़ुद बना दिया है जैसे इट इज़ एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान। इमरान खान साहब खुद भी यही मेरे ख्याल में चाहते हैं कि अगर इसकी प्रोजेक्शन होनी है तो यही हो, और वो हो गई है। इसका कैश 22 सिचुएशन में ये प्रॉब्लम आई है कि अब ये डेवलप हो गया है। अब इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जितने इंटरव्यूज़ दिए गए उसके अंदर इसी नुक्ते को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई, और वो मेरे ख्याल में कल वो इस्टेब्लिश हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसा नहीं है कि इदारे के जो कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल ही मतलब उनके अंदर कोई वेटेज नहीं है। हमने इससे पहले ऐसा नहीं देखा। जो मैंने भी जो क्वेश्चन किया था कि जी माजी में भी सब कुछ हो चुका है, तो उन्होंने खुद ये जवाब दिया कि माजी में हमारे साथ भी इस तरह नहीं हुआ जो हो रहा है इस वक्त। तो इसलिए हमें भी ये पोजीशन, सियासी बयान तो आते रहे सिक्योरिटी इसके, लेकिन इस फोरम से इस तरीके से बात अब इसका मतलब है जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, इसका मतलब है कि दिस इज अ ट्रेलर फॉर द थिंग्स टू कम। और आज के बाद अब जो कुछ भी सख्ती होगी, कुछ भी होगा, चाहे वो अडियाला में हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो, MNAs MPAs खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, या फिर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के साथ, इट विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स यहाँ से कि जी यहाँ से ये सब कुछ इनिशिएट हो रहा है। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट जो है उसको भी अब मेरे ख्याल में ISPR की जानिब से जो है ना वो एक सेंटर पॉइंट में लाके खड़ा कर दिया गया कि नाउ यू हैव टू डू समथिंग, क्योंकि हमने तो अब पब्लिक पोजीशन ले ली है। पहले हो सकता है क्लोज डोर्स के अंदर ये डिस्कशंस होती हों, लेकिन मेरे ख्याल में 24 घंटे गुजरते हैं CDF के नोटिफिकेशन के बाद, एकदम जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उसके बाद नाउ द गवर्नमेंट इज नाउ इन द स्पॉट कि अब आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको ये पोजीशन लेनी पड़ेगी। मेरी एक तशवीश की बात ये है, आज मैंने एक तो ख्वाजा आसिफ साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि DG ISPR ने बड़ी मोहतात ज़बान इस्तेमाल की है। अलीमा खान साहबा का एक क्लिप चल रहा है जिसमें वो कह रही है कि जो इमरान खान ने अंदर बात की थी अडियाला में, हमने उसको बहुत हद तक एडिट किया, उसको सेंसर किया और फिर वो बात सामने आई है। तो अगर ये एडिटेड और मोहतात है तो आगे क्या हो सकता है? क्योंकि वो जहनी मरीज कहना वो भी एक बीमारी है, अनफॉर्चुनेटली जो लोग इससे गुजरते हैं उनको पता है ये जिस्मानी बीमारी की तरह है, लेकिन हम इसको एक पॉलिटिकल अब्यूज की तरह यूज कर रहे हैं। तो क्या आगे इट विल गेट वर्स्ट आपके ख्याल में? देखिए अगले 24 घंटे में तो वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो जलसा होने जा रहा है। अब उस जलसे के अंदर अब जो लीडरशिप जो कंट्रोल कर रही है इन जलसों को, वो तो वैसे ही बड़ी एग्रेसिव टोन लेके चलती है। अब ये भी जलसे से 48 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उसके अंदर अब जो ज़बान इस्तेमाल होगी और जो सिग्नल दिया जाएगा पेशावर के या खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, मुझे उससे लग रहा है कि चीज़ें जो है बैड टू वर्स होने जा रही हैं। आप समझते हैं कि देयर इज नथिंग टू लूज, लेकिन ये फैसल वाडा साहब ने कहा कि सख्तियां बहुत बढ़ेंगी, पीर से सख्तियों का आप देखेंगे आगाज होगा, उसमें फिर गवर्नर राज भी एक ऑप्शन है, पार्टी बैन भी ऑप्शन है, यूट्यूबर्स के खिलाफ सख्तियां, तो देयर इज समथिंग व्हिच दे कैन फर्दर लूज। ये बात है मेरा ख्याल है कोई अब कोई नई भी नहीं है, हम सुनते भी रहे हैं। इससे ज़्यादा वास्ट क्या हो सकता है? वही जो बात मैंने पहले कि सारी पार्टी ऑलमोस्ट जेल में है या उनकी पार्टी ख़त्म हो चुकी है। अब होना ये चाहिए था, जो इतना ज़्यादा जब आप अंदर रहेंगे, ये कन्फ्रंटेशन होनी चाहिए थी बिटवीन अगर उसके शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब के दरमियान।
उन्होंने इसको अपना तरफ आगे रुख कर लिया जब ये चार्जेस से उनका जवाब दिया। इसका जवाब उनको देना चाहिए, उस पार्लियामेंट देते या आपको वजीर आजम दे या कैबिनेट दे। आपने जब इसको, जैसे इमरान खान ने जिम्मेदारी खुद उठाई हुई थी ना, एसी निकाल देंगे अडियाला से और फलाना कर देंगे, वो कर देंगे। आपने क्या किया कि हुकूमत साइड पे बैठी हुई है, वो बैठ के तमाशा देख रही है कि खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट का मैच चल रहा है, हम न्यूट्रल हैं भाई, इनमें से जो होगा बाद में हम देख लेंगे। एक तो ये चीज़ सर, इसको बात करते हैं कि इफेक्टिवली चेंज क्या होगा मंसूर साहब, क्योंकि आप ही ने कल सवाल किया, पहले भी माजी में सियासतदानों को कहा गया है सिक्योरिटी रिस्क है, लेकिन फिर हमने देखा है कि जब वक्त बदलता है वो इक़्तिदार में भी आए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि सख्ती होगी। और कल अताउल्लाह तारक साहब ने भी कहा कि अब ये आप अडियाला के बाहर एक तो मुलाकात नहीं होगी और अगर आप जमा होंगे तो आपके खिलाफ पर्चा होगा, एक्शन होगा। आपको लग रहा है कि ये एक थ्रेट है सिर्फ बयानिए की हद तक है या वाकई कोई हुकूमत अमली इकदाम लेने जा रही है, जैसे पार्टी बैन करना, गवर्नर राज लगाना आदि ऑप्शन में? मैं क्लास्टर साहब की बात से को आगे बढ़ाते हुए आपके सवाल के जवाब में और थोड़ा सा मैं डिविएट करूंगा, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा क्लास्टर साहब की बात से। इख्तलाफ कर लें, नहीं, वो मेरे सीनियर हैं। मैं सिर्फ इतनी ये कहूंगा कि मेरा ख्याल में नून लीग चाहती है कि वो भी ऐसा ही हो। अगर वो स्पेस ले रहे हैं तो नून लीग चाहती है कि अगर ये लड़ाई एक्चुअली एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान हो रही है तो वो बन जाए, अच्छी बात है। वो तो चाहेंगे कि ये टेम्परेचर और बढ़े, क्योंकि इस टेम्परेचर के बढ़ने का अल्टीमेट पॉलिटिकल फायदा जो है वो नून लीग को हो रहा है। नून लीग समझती है ये पॉलिटिकल फायदा हमें हो रहा है, हमने इलेक्शन लड़ना है, कोई मसला नहीं, इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, हमारा कोई काम जो है वो रुकेगा नहीं। हम जो डिमांड करेंगे क्योंकि हम ही जरूरत है इनकी, हमारे अलावा आपके पास चॉइस ही कोई नहीं है। आप मुझे बताइए ना, वो पिछले दौरे हुकूमत में उन्होंने अपनी स्पेस का वेट किया 3 साढ़े 3 साल वेट किया कि किस दिन ये लड़ाई होती है आपस में, उस दिन हम ये स्पेस बना लेंगे। नून लीग एक्चुअली इस फॉर्मूले के ऊपर वो खुद जानती है कि हमने इनको स्पेस बनाने नहीं देनी। अगर ये लड़ रहे हैं, ये ओपन में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, चलता रहे ये सिलसिला इसी तरह अगले 5 साल 10 साल इसी तरह चलता रहे। और अगर इसमें ये स्पेस लेते हैं तो ले लें। आप ज़हन में रखिएगा, मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं। शहबाज शरीफ साहब ना कभी कोई फाइल रोकते हैं, ना किसी बात पे ना करते हैं। वो चाहते हैं ये लड़ाई इसी तरह चलती रहे, क्योंकि इस वक्त सेटअप जो है वो सिर्फ मौजूदा नहीं देखना करता है उन्होंने। अब ये प्लान अगले 5 साल का बन चुका है, ये ज़हन में रखिएगा। ये जो 5 साल का नोटिफिकेशन है ना, ये इस हुकूमत के लिए भी अगले 5 साल की ब्रीदिंग स्पेस वो फील कर रहे हैं कि हमने इन्हीं के साथ चलना है और ये करते रहें, ये लड़ाई इसी तरह करते रहें, क्योंकि हमें कोई अब डिस्टर्ब नहीं करेगा। सही है, तो क्या डिस्टर्ब नहीं करेगा? इतने ताकतवर हैं ये? आपको लग रहा है कि ये जो बातें हो रही हैं गवर्नर राज की, पार्टी बैन करने की, ये रियलिस्टिक ऑप्शंस हैं या आपके ख्याल में ये करके एक ओवरकिल वाली सिचुएशन क्रिएट कर देंगे? वो ओवरकिलिंग पे तो जा चुके हैं, मेरे ख्याल में ओवरकिलिंग वाली तो बात अब कोई रही नहीं है। और अगर आपको ये कहें, मैंने कम से कम जो पिछले 1 हफ्ते के अंदर चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, खासतौर पर 27वीं आईनी तरमीम आने के बाद, अब तो अगर आप उनको कह भी दें कि भाई ये एथिकली ठीक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है, ये कानूनी तौर पे सही नहीं लग रहा, सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी वैल्यू के ऊपर जो है सवाल उठ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन की है, बेंच मेकिंग की है, इसके ऊपर वो कहते हैं आप बोलते रहें। अब वी आर वे पास्ट दैट स्टेज नाउ। वो बच्चा होता है ना, बच्चे को शुरू में इसीलिए कहते हैं कि हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अगर उसको आदत पड़ गई ना तो वो आपकी डांट के ऊपर कोई अमल ही नहीं करेगा, क्योंकि फिर वो हर बात जो है वो मार के ऊपर चली जाती है। मेरा ख्याल में स्टेज वहां तक जा चुकी हुई है। सही, अब आप उनको कहें भी, हुकूमत को कहें, किसी को भी कहें भाई ये गलत हो रहा है, वो कहते हैं जी आप बोलते हैं, अगर आप ये सिलसिला अब इसी तरह ही चलेगा। और इतलात तो अब ये हैं कि पहले अगले साल के आने से पहले जो है, शायद हो सकता है 28वीं भी अब तैयार हो रही है और आने वाली है। और उसमें तो पीपल्स पार्टी का जो किरदार है वो देखना बड़ा अहम होगा कि क्या होगा। लेकिन आपको लग रहा है ये गवर्नर राज वाली बातें ये महज धमकियां हैं या इन्होंने कैलकुलेट कर लिया है कि हाँ हम इस हद तक भी जाएंगे तो ये काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होगा हमारे लिए? मेरा ख्याल है ये इनका ब्लफ है, ये उस पर गवर्नर राज नहीं लगेंगे। अगर पार्टी बैन जुलाई में भी कहा पार्टी बैन, आपको याद होगा पहले भी इन्होंने जब लेटर लिखा था इमरान खान साहब ने IMF को, उस वक्त भी बड़ा इन्होंने कोई रेफरेंस तैयार किया था, कैबिनेट में गए थे, कोई इनका कोई लॉ वगैरह कोई ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया था। बाद में जो मेरी खबर है कि उस पर यूरोपियन कुछ ममालिक थे, उन्होंने इनको मना कर दिया था कि अगर आप ये काम करेंगे इसका मतलब तो ये है आप चाइनीज़ या रशियन मॉडल पर जा रहे हैं, 1 पार्टी सिस्टम रूल की तरफ जा रहे हैं। तो लूली लंगड़ी जैसे भी हुकूमत को मतलब चलना चाहिए जमहूरियत को, ताकि हम अपने आपको G+ स्टेटस देना या बाकी जो भी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की या जो भी प्रोक्योरमेंट वगैरह होती है हम आपको फेवर करते हैं या पैसे वगैरह देते हैं, तो को हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा अपनी पार्लियामेंट को सेटिस्फाई करना। सो उस वक्त जो बैन ये लगा रहे थे, अगर आपको याद हो, ये बैन फिर बाद में कोई अमेरिकन का भी बताते आए थे, लेकिन उससे ज़्यादा यूरोपियन कुछ ममालिक थे जिन्होंने इन पर दबाव डालना था कि आपने बैन खान साहब की पार्टी को नहीं करा। सो इतना अब इनमें वो तड़ कहते हैं ना कि तड़ है कि जनाब आप उसको बैन
आप उसको करने की, वैसे बैन की आपको जरूरत नहीं, ऑलरेडी जिस तरह के स्टेप्स लिए जा चुके हैं, मेरा ख्याल पार्टी तो ऑन पेपर तो एग्जिस्ट नहीं करती। आप जैसे आप कह रहे हैं कि ये इमरान खान बड़े खुश होंगे कल, लेकिन खुश जेल में रहकर अगर खुश भी हो लें 2 साल 3 साल, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा उनको? मतलब उनके लिए भी तो कोई वे आउट तो चाहिए ना उनको। वो तो ऐसा लग रहा है कि बजाय बंद गली में बाहर कैसे आएंगे, इकतदार अगर लेना है तो इकतदार कैसे लेंगे, वो वे आउट कोई रोड मैप नजर आ रहा है तहरीक इंसाफ का? मतलब इज देयर एनी मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस? अब नहीं। अच्छा, एक और जो खान साहब नहीं कर सके मेरा ख्याल, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ गए हैं, क्योंकि वो उनके अपना एक अंदर एग्रेशन ज़्यादा है। अब यहाँ टेक्निकली तौर पर, हिस्टोरिकली तौर पर, एक दफ़ा पावर से बाहर हो जाए ना, 10 साल आपको लगते हैं पावर में वापस आने के लिए। खान साहब वो उसको पैटर्न को फॉलो नहीं कर सके सैडली। अब नवाज शरीफ साहब को देखें, आप इनको देखें 10 साल बाद पावर में वापस 99 में गए, उसके बाद 2013 में आपके सामने वापस 10-12 साल लग गए। ऐसे जरदारी साहब को देखें, वो अगर 2014 में गए तो फिर आके जाना, अब ये बाद में पीपल्स पार्टी आपकी 96 में गई तो फिर आके 2013 में आई। सो ये एक थोड़ा सा प्रोसेस होता है जिसमें से खान साहब ने गुजरना था। लेकिन खान साहब का मसला ये टेस्ट मैच की तरह खेले, वो कहते नहीं माई वे और हाई वे, अभी इसको T20 की तरह खेलते, जिसकी वजह से उनके लिए भी मसाइल हुए, सिस्टम के लिए भी हुए, पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स हुए। और दूसरा, खान साहब ने इस पूरे सिस्टम पे इतना बोझ डाल दिया है, वो जिसको वो कहते हैं मैं सिस्टम का बाप हूं, जो उनके चाहने वाले कहते हैं सिस्टम के बाप हैं। आपने सिस्टम के ऊपर जो आके इतना बोझ डाला है, लाख कहते हैं कानून है, आइन है, पार्लियामेंट है, यूं करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये बातें सारी हुकूमत में आपको अच्छी लगती होती हैं, या आपको अपोजिशन में आके आपने जितना बोझ डाला था इसको 11 अप्रैल 2022 को, आपका ये सिस्टम नहीं उठा सकता था, जिसका नतीजा निकला वहाँ से जो आपका ट्रिगर हुई है ना चीज़ें, जो आपकी तहरीक-ए-एतमाद से हुई। तहरीक-ए-एतमाद आए थे, गए थे, आप 1.5 साल वेट कर लेते, 1.5 साल बाद थम्पिंग मेजॉरिटी से जीत के वापस आ सकते। दुनिया में चीज़ें होती रहती हैं। तो खान साहब ने जो सिस्टम पे बोझ डाला, उसका नतीजा ये निकला, खुद भी उसके विक्टिम बने हैं, कैजुअल्टी बने। अब वो ये समझते हैं कि मैं पॉपुलर हूँ, ये उनके जहन में बिठा दी गई। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स बड़ी खूबसूरत लाइन कहते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है सुन के, वो कहते हैं खान साहब जो है ना जेल में बड़ी लंबी गेम डाल के बैठे हुए हैं। कुछ लोगों ने मुझे भी ये कहा कि देखें उन्होंने इस मौके पे ये बात कर दी और वो रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन मंसूर साहब मैंने उनसे ये सवाल किया, ठीक छोटी सी बात, सॉरी मैं आपकी बात, सर जब तक जनरल जिया साहब बैठे थे बेनजीर भुट्टो साहबा की, और उनकी सुलह नहीं हो सकती जी। जब तक जनरल मुशर्रफ साहब बैठे थे तो नवाज शरीफ साहब के मुशर्रफ की सुलह नहीं हो सकती थी। सेम सिचुएशन भुट्टो साहब और जनरल जिया साहब वाली हो चुकी है, सेम यहाँ जनरल मुशर्रफ और नवाज शरीफ साहब वाली हो चुकी है। तो इमरान खान साहब का जो सवाल आपने किया था, दोनों साइड्स में इतनी अब गुंजाइश ही नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, जो भी इसको नाम दें कि दोनों इसको ब्रिज को, इस गैप को ब्रिज करके आप कोई कॉमन ग्राउंड बच नहीं गया। अब मतलब इसमें कोई जगह नहीं बची। अता साहब ने भी कह दिया, देखिए अब तो प्रॉपर माफी शाफी होगी तो बातचीत हो सकती है, अदरवाइज दे हैव मिस्ड द बोट। और अगर हुकूमत 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम करके अपने आप को मुकम्मल सिक्योर कर चुकी है तो उनका फोकस तो बड़ी चीज़ों पे होना चाहिए। अगर इमरान खान साहब एक ट्वीट करके खुश हो रहे हैं कि यार उस पर यह रद्दमल आ रहा है, लेकिन उसके बाद क्या है उनके लिए? क्या वो जेल से बाहर आ जाएंगे ये करके? क्या उनकी मुश्किलात कम हो जाएंगी? क्या इक़्तिदार से करीब आ जाएंगे? मतलब जो पावर स्ट्रगल है, जो पावर यहाँ पे एक बैलेंस है, उसके कैसे करीब आएंगे? देखिए बात मेरे ख्याल में दोबारा यही है कि हर किस्म के जो है ना वो फिल्टर्स और चेक्स वगैरह लगा दिए जाते हैं सिस्टम के ऊपर, बेशक लगा दिए जाते हैं, माजी में भी लगे हैं। मुशर्रफ साहब का दौर जिस तरह क्लासर साहब फरमा रहे थे उस वक्त भी हुआ, इवन उससे पहले भी आप चले जाएं ज़िया दौर के अंदर भी सब कुछ हुआ। लेकिन अल्टीमेटली कुछ ना कोई ऐसा वाकया हो सकता है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है कि सब कुछ रोल बैक होना शुरू हो जाए, और हो जाता है। उम्मीद हो सकती है। तो मेरे ख्याल में खान साहब के लिए भी जो है आगे जिस तरह क्लासर साहब कह रहे हैं कि एक लंबी रेस है, लंबी रेस में अगर आगे चल के कोई ऐसी कोई ऑप्शन बन गई तो बन गई, लेकिन फिलहाल कम से कम कानूनी तौर पर, मुआशी तौर पर, हर किस्म के लिहाज से इमरान खान साहब के पास फिलहाल तो कोई स्पेस नहीं है। और दूसरी मेरे ख्याल में जो पार्टी को बैन करने के हवाले से जो आप बात कर रहे थे, ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ इस वक्त जो ये है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल फाइट है, जो इस वक्त बड़ी सवेर चल रही है, बहुत ज़्यादा। खासतौर पे रिसेंटली समान अकरम राजा को जो उनको तमाम तर इख्तियारात दे दिए गए हैं, उस पर पार्टी के अंदर बड़ी सवेर रिजेंटमेंट है। कल भी मीटिंग में जो है ऑब्वियसली गर्मा-गर्मी हुई है। वो एक्चुअली उसके लिए मेरा ख्याल में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़्यादा खतरनाक चीज़ है कि अगर वहाँ से ब्रेकेज स्टार्ट हो गई और वहाँ से लोगों ने जो है वो सेक्रेटरी जनरल के खिलाफ जो है वो बगावत करना शुरू कर दी, वो प्रॉब्लमेटिक एरिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हो। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब और रऊफ क्लासर साहब, आप दोनों का। और मैं ये बात आखिर जाऊँ क्योंकि मैंने भी पिछले दिनों काफ़ी सारे इस पर प्रोग्राम किए थे जहनी मर्ज़ के हवाले से कि इसको जिस्मानी मर्ज़ की तरह लेना चाहिए। हमारे यहाँ लोग लेते नहीं है इसको, और फिर जब पता भी चल जाता है कि ये जहनी मर्ज़ है तो वो इलाज इस घर से नहीं कराते कि कहीं कोई सोशल टैबू या सोशल प्रेशर की वजह से। तो हम यहाँ पे इस इस्तेलाह को इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे के मुखालफिन के खिलाफ, लेकिन वैसे ही एक हसास मामला है, इस पर थोड़ा सा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है कि किसी को जब हम ये पुकारते हैं कि जहनी मरीज़ हो तो ऐसे जेन्युइन मरीज़ मौजूद हैं और ये बड़ी जो है बीमारी है उसको इसी तरीके से लेना चाहिए। तो मैंने कहा एंड में ज़रा इसको वाज़े कर देना चाहिए। एक ब्रेक शामिल करेंगे, प्रोग्राम में मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम अपने पिछले प्रोग्राम्स में सिंध हुकूमत के सोलर एनर्जी मंसूबे में अरबों रुपए की मुबैना बेज़ाब्तगियों,
ठेकों में गैर शफाफियत और दस्तावेजी रिकॉर्ड में रद्दोबदल का स्कैंडल आपके सामने लाए थे। हमने बहुत तफसील से ये सारा मामला आपके सामने रखा था कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सिंध हुकूमत जिस मंसूबे को अपना फ्लैगशिप मंसूबा करार देती है, इसमें बड़े पैमाने पर मुबैना करप्शन और माली बेज़ाब्तगियां सामने आई हैं। मगर हमारी जानिब से ये मामला उठाने पर पहले तो सिंध हुकूमत ने हकायक को मुस्तरद करते हुए करप्शन के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। इसे पीपल्स पार्टी को बदनाम करने की कोशिश भी करार दिया गया। मगर हमारे दस्तावेजी शवाहिद के साथ बार बार सवाल उठाने पर सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने मामले की इंक्वायरी का यकीन दिलाया। और अब 2 माह बाद सिंध हुकूमत ने खुद हमारे प्रोग्राम्स में सामने आने वाले हकायक को दुरुस्त तस्लीम करते हुए मंसूबे में 3 अरब रुपए के फ्रॉड का एतराफ कर लिया है और पूरे स्कैंडल की इंक्वायरी के लिए मामला एंटी करप्शन को भेजने की हिदायत की है। जबकि इस मंसूबे के फेज 1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर महफूज काजी को भी मुअत्तल कर दिया गया है। 1 दिसंबर सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत काबीना इजलास में यह एतराफ किया गया कि सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट 27.4 बिलियन रुपए का मंसूबा है, जिसमें 2.5 लाख सोलर होम सिस्टम किट्स फराम करने का हदफ और हर किट में सोलर पैनल, बैटरी, एलईडी लाइट्स, डीसी फैन और मोबाइल चार्जिंग की सहूलत शामिल होगी। इजलास में यह एतराफ किया गया कि इस मंसूबे में 3 अरब रुपए का फ्रॉड किया गया है, जिस पर सिंध काबीना ने कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश करते हुए फ्रॉड की इंक्वायरी एंटी करप्शन को भेजने की हिदायत की है। सिंध काबीना की इन सिफारिशात और फैसलों पर प्रोग्राम में आगे जाके तफसील से बात करेंगे कि सिंध हुकूमत 3 अरब रुपए के फ्रॉड की बात तक कैसे पहुंची, क्योंकि इस मंसूबे में तो इससे ज्यादा मुबैना करप्शन का मामला सामने आ रहा है। और क्या सिर्फ प्रोजेक्ट डायरेक्टर इस फ्रॉड में मुलविस था या सिर्फ प्रोजेक्ट डायरेक्टर को कुर्बानी का बकरा बनाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश हो रही है। अहम बात यह है कि हमने 27 सितंबर और फिर 5 अक्टूबर के प्रोग्राम्स में सिंध सोलर मंसूबे में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों से मुतल्लिक 3 बुनियादी बातें आपके सामने रखी थी। पहली है कि सिंध हुकूमत आवाम को जो सोलर किट्स फराम कर रही है उस पर वर्ल्ड बैंक से $151 और तमाम टैक्सेस मिलाकर $208 के हिसाब से कर्ज लिया गया। मगर सोलर पैनल, पंखों और बैटरी समेत पूरी सोलर किट की मुबैना तौर पर असल कीमत तकरीबन $47 थी, यानी असल कोटेड कीमत से बहुत ज्यादा कम। दूसरा ये कि सिंध हुकूमत ने जिस कंपनी को इस मंसूबे का ठेका दिया, इसने अवाम को इंपोर्टेड सोलर डीसी पंखे देने का दावा किया था, मगर जो पंखे अवाम में तकसीम किए जा रहे हैं वो इंपोर्टेड नहीं बल्कि ये पंखे पाकिस्तान से ही खरीदे गए। तीसरा ये कि मुबैना तौर पर जाली डॉक्यूमेंट बनाकर इन्हीं पंखों की इंपोर्ट दिखाई गई, जिसके जरिए बाद में सिंध हुकूमत से जाली ड्यूटीज और टैक्सेस भी क्लेम किए गए। और इस पूरे मंसूबे की तखमीनी लागत और असल कीमत में 6 अरब रुपए से ज्यादा का फर्क सामने आ रहा है। सिंध हुकूमत ने गैर मुल्की कंपनी की बिड के मुताबिक ड्यूटीज के बगैर $151 फी यूनिट का मुआहदा किया, जिस पर वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया गया। मगर डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ठेका हासिल करने वाली कंपनी ने सोलर होम सिस्टम सिर्फ $23.4 फी यूनिट के हिसाब से एक्सपोर्ट किया। इसी तरह पंखे की $23.5 में इंपोर्ट दिखाई गई, यानी पूरे सोलर किट की जो मालियत थी वो $50 से भी कम थी। मगर सिंध हुकूमत ने गैर मुल्की कंपनी से $151 की लागत का मुआहदा किया, जिसका मतलब यह है कि टैक्सेस के बगैर 2 लाख सोलर सिस्टम की कुल कीमत तकरीबन 8.5 अरब रुपए थी। इसमें अगर सोलर होम सिस्टम की तकसीम के लिए एनजीओस को दिए गए तकरीबन 1 अरब रुपए भी शामिल कर लें तो मंसूबे के बगैर ड्यूटी और टैक्सेस के कुल लागत 9.5 अरब रुपए बनती है। इसलिए अब सवाल यह है कि सिंध हुकूमत जो कीमत बता रही है और जो इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हमने आपको दिखाए हैं उसमें तकरीबन $100 तक का फर्क है। और फेज 1 के तहत 2 लाख सोलर यूनिट्स पर $100 के फर्क का मतलब 5 अरब 60 करोड़ रुपए है। इसके अलावा अगर इसी तरह 2 लाख पंखों पर जाली ड्यूटीज क्लेम की जाए तो वो तकरीबन 1 अरब रुपए से ज्यादा बनती है, यानी कुल मिलाकर मंसूबे में 6.5 अरब रुपए का फर्क सामने आ रहा है। अब सवाल यह है कि मंसूबे की तखमीनी लागत और असल कीमत में इतना बड़ा फर्क क्यों है। 27 सितंबर को मुबैना करप्शन का यह मामला जब हमने सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह के सामने रखा तो उन्होंने पहले तो इसे बेबुनियाद करार देते हुए किसी भी किस्म की करप्शन को मुस्तरद किया। कहा गया ये तो वर्ल्ड बैंक से मंजूर शुदा प्रोग्राम है, शफाफ बिडिंग के जरिए निजी कंपनी को ठेका दिया गया है। नासिर हुसैन शाह ने यह भी कहा कि प्रोग्राम में दिखाए गए डॉक्यूमेंट्स, उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं उसमें फर्क है। उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया कि पीपल्स पार्टी की हर अच्छी चीज को भी बुरा कहा जाता है, उनको डिफेम करने की कोशिश की जाती है। जो दस्तावेजात हमने दिखाए हैं उसके मुताबिक जो सिंध हुकूमत ने कीमत बताई थी कि इसकी 55,000 रुपए होगी, यानी कि टैक्सेस के साथ वो $208 बनता है, टैक्सेस हटा दे तो $151 बनता है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हमने दिखाए उसमें प्राइस जो है इसकी बहुत कम आ रही है, वो तकरीबन $50 से भी कम आ रही है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं इस मंसूबे की शफाफियत पर और क्या इसमें कोई बेजाब्तगी हुई है।
बिल्कुल एक लिहाज से इसलिए बेसलेस है क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसको मॉनिटर कर रहा था और तमाम चीज़ें हो रही थी। तो ये रेट भी तब के थे और जो कंपनीज जिसमें कोई 18 के करीब इसमें पूरी दुनिया से इंटरनेशनल बिडिंग थी, तो लोग आए थे जिसमें 3 कंपनीज जो थी वो शॉर्ट लिस्ट हुई थी, जो एक यूनाइटेड किंगडम से थी, एक मॉरिशस से थी और एक चाइना से थी। तो जाहिर है चाइना में बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है और रेट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के रेट जो हैं उस पे वो उन्होंने बिड हुई जो बाद में हुई। जाहिर है वो तब तक 2024 आ गया और वो जो 3 कंपनीज शॉर्ट लिस्ट हुई थी पहले ही ऑलरेडी, उन्हीं में कंपटीशन हुआ और फिर ये सारी चीज़ें आई। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो भी कोई काम हो, अच्छा काम हो, उस पर कोई ना कोई चीज़ें कहीं ना कहीं से निकाल ली जाती हैं कि उसको डिफेम किया जाए। जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं वो अगर आप उनको देखेंगे, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ, वैसे भी भिजवा देता हूँ, उसमें बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। नासिर हुसैन शाह पहले तो इस मंसूबे का दिफा करते रहे, मुबैना करप्शन या फ्रॉड से इनकार करते रहे, मगर फिर जब हमने 5 अक्टूबर को दोबारा मजीद डॉक्यूमेंट्स के साथ ये मामला नासिर हुसैन शाह के सामने उठाया तो उन्होंने माली बेज़ाब्तियों का एतराफ़ करते हुए 15 दिन के अंदर इंक्वायरी का यकीन दिलाया। सिंध सोलर होम सिस्टम में माली बेज़ाब्तियों, अंडर इनवॉइसिंग, अंडर प्राइसिंग के मामला आपके सामने रखे थे और आपने कहा था कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ नजर आई तो उस पर आप इंक्वायरी करवाएंगे। जरा बता सकते हैं कि ये मामला कहां तक पहुंचा है, इंक्वायरी में क्या बात सामने आ रही है? पूरी इंक्वायरी के लिए हमने लिख दिया है, बल्कि बीआर से भी और कस्टम से भी रिपोर्ट मंगवाई है ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हो जाएं। तो ये इंक्वायरी अंडर प्रोसेस है और इसमें जो भी इन्वॉल्व होगा और जिसकी भी अगर कोताही है, कुछ भी है, तो उसको बिल्कुल सजा भी मिलेगी और सबके सामने लिखे है। कितना टाइम लगेगा? क्योंकि पिछले हफ्ते आपने कहा कि अभी स्टोरी सामने आई, हम इंक्वायरी कर रहे हैं, अब एक हफ्ता मजीद गुजर गया है, अब ये पोर्टफोलियो खुद मुराद अली शाह साहब के पास है, प्रोजेक्ट बिलावल भुट्टो साहब का है, वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व है क्योंकि कर्जा उनसे लिया जा रहा है, तो कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि इंक्वायरी मुकम्मल हो जाएगी? आज जो डेट है इससे आप 15 दिन बाद का प्रोग्राम रख लें, तब हर चीज आपके सामने ले आएंगे, आश्कार कर देंगे। बहरहाल 15 या 20 रोज में तो किसी इंक्वायरी का नतीजा सामने नहीं आया, लेकिन 1 दिसंबर को सिंध हुकूमत ने काबीना के इजलास में सिंध सोलर मंसूबे में 3 अरब रुपए के माली फ्रॉड का एतराफ कर लिया, जबकि इस मंसूबे के फेज 1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर महफूज काजी को मुअत्तल करने का मामला भी सामने आ रहा है। और जब हमने महफूज काजी से उनका मौक़िफ़ मालूम करने के लिए राब्ता किया तो उन्होंने बताया कि उन्हें अपना करने के लिए मुनासिब मौका नहीं दिया गया, बल्कि इल्ज़ाम साबित होने या इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होने से पहले ही उन्हें मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मुअत्तल कर दिया गया। महफूज काजी ने कहा कि इस मंसूबे में फ्रॉड निजी कंपनी ने किया है, लेकिन उन्हें जानबूझकर कसूरवार ठहराया जा रहा है। महफूज काजी ने दावा किया कि उनका इस मंसूबे की अदायगियों में कोई बराह रास्त किरदार नहीं है। फाइनेंस सेक्शन डायरेक्टरेट अदायगियां करता था और निजी कंपनी के साथ डीलिंग भी फाइनेंस सेक्शन ही करता था। इस पूरे मामले की शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। अब ये एक ऐसा स्कैंडल है जिसमें हुकूमती सतह पर खुद ही एतराफ़ किया जा रहा है कि इसमें तकरीबन 3 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ है और अभी तक इसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक 19 ग्रेड के अफसर पर डाली जा रही है। मगर क्या ये इतना बड़ा फ्रॉड सिर्फ प्रोजेक्ट डायरेक्टर तक महदूद रहा या इसमें और लोग भी मुलविस हैं? इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करेंगे सिंध हुकूमत के सोलर एनर्जी मंसूबे में मुबैना फ्रॉड के हवाले से और उस पर हमें ज्वाइन करेंगे सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह। नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस सोलर एनर्जी मंसूबे पे पहले भी 2 मरतबा आपसे बात हुई है। पहली मरतबा जब हमने आपके सामने ये मामला रखा उस वक्त आपने कहा था कि कोई करप्शन या बेज़ाब्तियों का इशू सामने नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में जब हमने दूसरा प्रोग्राम किया तो आपने कहा कि कुछ बेज़ाब्तियां ज़रूर नज़र आ रही हैं और आपने यकीन दिलाया था कि इस पर इंक्वायरी होगी। अब उस इंक्वायरी के कुछ मामला तो हमारे सामने आए क्योंकि सिंध हुकूमत की जो काबीना है उसने बताया है कि इसमें जो इंस्पेक्शन की गई, जो चीफ मिनिस्टर ने इसकी इंक्वायरी करवाई थी, तो उसमें कुछ फ्रॉड के मामला सामने आए हैं। क्या क्या एग्जैक्टली अब तक फाइंडिंग सामने आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी बिल्कुल, जब आपसे बात हुई थी और उस वक्त भी मुख्तलिफ शिकायत ज़रूर थी क्योंकि इसके और भी कंपोनेंट थे। एक तो सोलर होम सिस्टम्स वाले थे जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसमें कस्टम्स और दीगर इशू सामने आए। फिर वहाँ पे सोलर पार्क्स का भी था, तो आपके इल्म में ही है, बल्कि उस प्रोग्राम में आपने ही बताया था कि वो जो पीडी था उसको हटाया था हमने उस वक्त भी।
तो मैंने ये भी कहा था कि उसकी और भी शिकायत थी और इंक्वायरी भी हमने शुरू करा दी थी। जिसके बाद कस्टम वाला जो इशू सामने आया तो उस पर बाद में उनसे बात की थी, पहले भी लेटर लिखे तो उसका कोई सही जवाब नहीं आया था कस्टम की तरफ से, लेकिन बाद में जाहिर है मामला हाईलाइट भी हुआ और फिर उनको दोबारा बुला के भी कहा गया, तो फिर उन्होंने सारी चीजें सामने आई जिसमें बहुत बड़ा एक फ्रॉड उस कंपनी की तरफ से सामने आया जो कस्टम ड्यूटीज की मद में था। तो उस पर फिर FAR को भी लिखा गया और वो खुद भी उन्होंने इसका नोटिस लिया आपके प्रोग्राम पे भी, और जो लेटर सिंध गवर्नमेंट की तरफ से उनको हमने लिखे थे, और फिर कंपनी को भी लिखा गया कि भाई ये जो सिलसिला है और आपने जो फ्रॉड किया है वो रिकवरी होनी चाहिए उस पैसों की। तो उन्होंने कुछ टाइम मांगा। फिर हमने जो चाइनीज कॉन्सुलेट है उनसे भी रब्ता किया कि वो भी उन्हें कहें, तो उससे बात हो रही थी। इतने में नैब ने भी इसकी इंक्वायरी शुरू की और फिर CM साहब ने CMIT को बोला, उन्होंने इसकी डिटेल्ड इंक्वायरी की जिसकी रिपोर्ट उस दिन कैबिनेट में भी आई। तो यही फैसला हुआ कि इसको एंटी करप्शन में भी दिया जाए। तो वो कैबिनेट के मिनट्स अभी अप्रूव होंगे और उसके बाद ये उनको भेजा जाएगा जो हमारा एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है। राइट। और ये बताइएगा क्योंकि आपके साथ भी दो मामला डिस्कस हुए थे कि क्या $50 वाली चीज़, $50 की सोलर किट को $150 की किट बनाकर दिया गया कंपनी की जानिब से सिंध हुकूमत को, जिस पे वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया गया, या ये सिर्फ अंडर इनवॉइसिंग के जरिए जो कस्टम ड्यूटी बचाने का मामला था और जो पंखे लोकली मैन्युफैक्चर्ड थे उसको इंपोर्ट दिखाकर कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस क्लेम करने का मामला था? सिर्फ यही मामला था या बाकायदा कोई करप्शन के एलिमेंट भी इसमें और भी सामने आए? देखें, उसकी भी इंक्वायरी की जा रही है, लेकिन इशू ये है कि ये आपके इल्म में है कि 2017 और से ये प्रोजेक्ट शुरू था जिसका काम हो रहा था, और बाद में इसमें 18 में भी इस पे काम हुआ, लेकिन ये हो नहीं सका था। फिर इसका वो जो मुख्तलिफ कंडीशंस थी वर्ल्ड बैंक की, फिर ये कंपनीज आई जिन्होंने इसके रेट्स में कोई 28 या 22-23 के करीब कंपनीज थी। फिर वो शॉर्ट लिस्ट हुई केयर टेकर गवर्नमेंट में, क्योंकि वो प्रोसेस तो जारी और सारी था। फिर जब नई गवर्नमेंट आई 2024 में, तो फिर उनको उन्हीं कंपनीज में आपस में जाके ये जो कंपटीशन होता है और उसमें जो लोएस्ट आया उसी रेट पे जो ऑलरेडी 20 के करीब कंपनीज ने दिए थे और शॉर्ट लिस्ट हुई थी, और फिर इनमें से ये 3 आई आगे, उनका आपस में ये था। अब वो चेक किए जा रहे हैं चीजें, तो वो मुकम्मल तौर पर आ गई, उनमें से काफी हद तक डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गई, और वो जो 5-6 बड़ी हमारी NGOs हैं जिनका काम बहुत अच्छा है, जो घर भी बना के दे रही हैं हमारे प्रोग्राम पे, उन्हीं के थ्रू जहां जहां वो घर बना रही थी उन्हीं एरिया में, जरूरी नहीं कि उन्हीं घरों को मिला हो, लेकिन जो भी बिस्प के स्कोर 20 से 40 में आ रहे थे उनको ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए। और फिर इनके लेबॉर्ट्री चेक भी थे, जो भी इस वक्त हमारे यहाँ इदारे हैं उन्होंने चेक किए कि जी ये सही हैं जो सोलर होम सिस्टम्स वहाँ से मंगाए गए हैं। पंखों की बात भी आई थी कि जी पंखे जो हैं वो यहाँ की किसी कंपनी के साथ थे, तो जिस पे उन्होंने उस वक्त यही कहा था कि जी ये पंखे इस तरह के यहाँ बनते नहीं, इस कंपनी से हमने कोलैबोरेशन किया है कि जी ये आफ्टर सेल्स सर्विस अगर कहीं पे कोई मसला होता है तो ये कंपनी देगी। उस पे भी बात हो रही है कि वाकई पंखे जो हैं वो आए यहाँ पे बनते हैं नहीं बनते, उसकी इंक्वायरी भी अभी हो रही है। तो ये सिलसिला है, क्योंकि उसके बाद भी जो दूसरा हमने किया था उसके लिए एक टेंडर इसी तरह 2.5 लाख सोलर होम सिस्टम्स का, उसमें भी जो रेट्स आए थे 28 कंपनीज के, वो भी कमों पेश यही आ रहे थे। तो इसका तो कंपनीज ने भी चेक किया उस पर फर्दर, क्योंकि अब जब इतनी बड़ी बात सामने आई कि वो कंपनी ऐसी है कि जिसने कस्टम से जाके ये इतना बड़ा फ्रॉड किया, और हमें सबको ये कागज जमा किए जिसमें वर्ल्ड बैंक का भी एक PMU में उनके लोग भी हैं, हमारे भी हैं। तो जब इतना फ्रॉड कर सकती है तो जाहिर है जो उसने चीजें यहाँ भेजी हैं या दीगर चीजें हैं उन पर भी अब क्वेश्चन आ गए हैं, तो उनको भी चेक कराया जा रहा है। और कंपनी के साथ क्या किया है अब तक, क्या इकदाम लिया है उनके खिलाफ? सर उन्होंने पहले हमने उन्हें कहा कि हमें टाइम दें, तो ये जो हमने कहा भाई एक
सीधा सीधा फ्रॉड है, कोई 3 बिलियन का कस्टम वाला, ये आप सिंध गवर्नमेंट को पैसे वापस करें। तो उन्होंने कुछ टाइम मांगा, लेकिन वो आए बाएं शाएं कर रहे हैं। इसीलिए हमने फैसला किया कि ये केस जो है रजिस्टर भी हो और एंटी करप्शन भी इसकी लेकिन इंक्वायरी इसमें तो करे। एक बैरून मुल्क चाइनीज कंपनी है और उनके लोकल पार्टनर्स भी हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, लोकल पार्टनर्स भी हैं, लेकिन वो कंपनी का जो वैसे उसकी बड़ी साख बताई जा रही है, और हमने इसलिए चाइनीज कॉन्सुलेट को भी लिखा और वहाँ भी लिखा कि इसमें हमारी मदद की जाए, और उन्होंने भी कहा कि हम बिल्कुल वहाँ पे करेंगे और उसको ब्लैक लिस्ट भी करेंगे और उन पर सख्ती भी वहाँ पे होगी। और एक वकास नामी शख्स का नाम भी आ रहा था कि वो यहाँ पे जो पार्टनर है उनको हेड कर रहा था, उनका पता चला, उनसे कुछ पूछगछ भी, उनको अरेस्ट किया गया, क्या एग्जैक्टली हुआ है उनके साथ? जी बिल्कुल, वो उनसे भी ये पूरी जो इंक्वायरी की हमारी टीम बनी हुई है, वो उन्होंने इंक्वायरी की है। इब्तदाई तौर पर उन्होंने बयानात दिए थे, लेकिन अभी उनको 1-2 दफ़ा बुलाया गया है तो वो नहीं आए। इसीलिए एंटी करप्शन को दिया जा रहा है कि वो केस भी रजिस्टर करेंगे और फिर इस तरह जाहिर है एक्शन होगा इन सब के ऊपर। सही। और कितना बड़ा क्वांटम आ रहा है? जो रिपोर्ट हुआ वो 3 अरब रुपए का था, बट हमने जब अपने प्रोग्राम में जो अपनी कैलकुलेशन से बताया था 6 अरब रुपए तक या 6.5 अरब रुपए का ये मामला था। आप लोगों की फाइंडिंग्स अब तक क्या कहती हैं? जी देखें, अभी ये तो सारी चीजें सामने आएंगी, हो सकता है 6 से भी ज्यादा हो, तो ये सारी सामने आएंगी। इसीलिए हमने नैब भी कर रहा है और हमारा एंटी करप्शन का इदारा भी करेगा, तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। इस वक्त तक जो CMIT की रिपोर्ट है उसके लिहाज से तो यही कुछ सामने आया है कि इसमें बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, खासतौर पर कस्टम वाले भी और फिर वो पंखों वाले भी जो है। और कंपनी के अलावा आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इसके, महफूज काजी साहब, उनको जिम्मेदार ठहराया है, उनको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। अब उनसे हमारे राब्ता हुआ और उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया। वो एक तो ये कहते हैं कि देखिए मुझे तो कमेटी के सामने पेश होने से पहले ही जो है वो मुअत्तल कर दिया गया था, और वो कहते हैं कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि फाइनेंस सेक्शन जो है वो डायरेक्टली अदायगियाँ करता था और निजी कंपनी के साथ जो लिंक था, जो डीलिंग थी, वो सारी फाइनेंस डिपार्टमेंट करता था। तो मेरा इसमें क्या कसूर है? देखें, आपको याद होगा कि जब आपने पहला प्रोग्राम किया था उस वक्त भी उसको हटा दिया गया था। तो आपने खुद ही कहा था कि जी आपने उसको हटाया है। तो उस वक्त वो जो असल दूसरा जो कंपोनेंट था वर्ल्ड बैंक के, ये 3-4 कंपोनेंट थे। एक सोलर होम सिस्टम्स वाला था, एक था कि जो सोलर पार्क बनाए जा रहे थे उनकी हमने दीवारें करके और प्रॉपर करके देनी थी ताकि वो कंपनीज आके सोलर लगाएं और फिर वो सोलर पार्क बने और के इलेक्ट्रिक को बिजली मिले या जिनको भी वो देते हैं। जो कैप्को वालों ने बहुत कम कीमत पे जो उनको मिला था जो टेंडर उसका बनाने का, सोलर वो लगाने का। और इसी तरह के दीगर जो बिल्डिंग्स थी हमारी, जिसमें सरकारी इमारतें भी थीं और दीगर भी इमारतें थीं जहाँ पे सोलर लगाए जा रहे थे, तो आपको याद होगा कि उस पर भी इनको इंक्वायरी की गई थी कि भाई उनका प्रॉपर न बैकअप है, कुछ जगहों पे कुछ सही थी, कुछ पे बहुत सारी शिकायत आई थी जिस पर इनको हटा दिया गया था। तो ये फिर उनको दूसरे हमने PD लगाए थे जुनेद साहब वहाँ पे जी। तो ये इश्यूज हैं, लेकिन अब सामने आ जाएंगी चीजें। और नासिर साहब, एक अगर अरबों रुपए का एक मुबैना फ्रॉड हुआ है जिसमें अब आप लोगों को भी हकायक सामने आ चुके हैं, तो उसका जिम्मेदार एक तो आप कंपनी को ठहरा रहे हैं, दूसरी क्या सिर्फ जो है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर होंगे या इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हैं लेकिन उसको रफा दफा करके उनका नाम नहीं आ रहा है? क्या मामला है? इतनी बड़ी करप्शन एक बंदा तो नहीं कर सकता ना कि कस्टम्स भी उसमें इन्वॉल्व, फलाना भी इन्वॉल्व। ये कैसे हो सकता है कि विदाउट एनी पावरफुल सपोर्ट ये हो जाए सारा? नहीं, देखें, एक की तो बात भी नहीं होगी ना, इसमें बहुत सारे होंगे। वो सब किरदार जो है वो सामने आएंगे और सब पर एक्शन होगा। जो भी इसमें मुलविस होगा और बगैर किसी तफरीक के और बगैर किसी मर्तबे के जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उन सब पर एक्शन होगा। अच्छा, मतलब अभी तो सिर्फ जो हुकूमती कार्रवाई इस हद तक हुई है कि सस्पेंड किया, आप कह रहे हैं बाकी जितने भी लोग होंगे, चाहे वो सियासी हो, गैर सियासी हो, हाँ, सबके सरकारी अफसर हो, सबके खिलाफ एक्शन होगा? जी बिल्कुल, सबके अक्रॉस द बोर्ड। सही है। बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारे प्रोग्राम में अक्टूबर में ये कहा था कि इसकी इंक्वायरी होगी, 15 दिन में हम उनको दोबारा लेके पूछ सकते हैं। 15 दिन तो नहीं लगे, वक्त ज़्यादा लगा, लेकिन इंक्वायरी का आगाज़ हुआ है, हुकूमती सतह पे कुछ हद तक एक्शन हुआ है। बाकी मामला जो है वो एंटी करप्शन को भेज दिया गया है और साथ साथ नैब भी अब इस मामले को देख रही है। ये नासिर हुसैन शाह साहब का कहना था। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।